Hello and welcome to my another video. Hello and good evening, everyone. I am Subhas and I welcome you to my another video. तो आज का वीडियो होने जा रहा है आपका नरेशन के ऊपर में, ओके? तो आपका जो टॉपिक यहाँ में आप एज यू कैन सी नरेशन है। और नरेशन जो है दूसरा नाम होता है किस चीज का, एक टॉपिक रहता है इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच दो तरीका का स्पीच होता है इंग्लिश में। एंड आपका जो एपीएसएसबी एंड एसएससी है यहाँ में आपको रिटन में नहीं देना होता है, आपको एमसीक्यू सोल्व करना होता है। ओके, और एमसीक्यू में आपको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट वर्जन पूछा जाएगा या तो इनडायरेक्ट का डायरेक्ट वाला वर्जन को आपको ऑप्शन में दिया जाएगा एंड आपको सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, सो नरेशन क्या होता है, अब इसका बेसिक या तो इसका जो जितना भी पीछे में रूल्स है, जितना कंसेप्ट है, वो आपको रेगुलर क्लासेस में सीखना है। या तो आपने इसको ऑलरेडी क्लासेस इसका क्लासेस कर चुका होगा, या तो आपने उसको पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, अब आपको प्रैक्टिस का जरूरी है, राइट? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, राइट? सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर प्रैक्टिस। ऑलराइट देन, आगे देखता है हम लोग विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन में, ये है डायरेक्ट में, देखिए इस तरीका से। एंड आपका इनडायरेक्ट में ऑप्शन इस तरीका से चार में दिया जाएगा, यानी चार ऑप्शन में दिया जाएगा। सो आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना है ध्यान से। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। ओके, अब नरेशन में क्या होता है कि आपका बेसिक थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये वाला पोर्शन जो ही सेड है ना, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है, रिपोर्टिंग स्पीच। एंड देन जो ये कोटेशन मार्क्स का अंदर में है, ये वाला पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। राइट, रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको ध्यान देना है, जब भी हम फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग कन्वर्ट करता है, तो आपको ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन को टेंस चेंज करना होता है। ऑलराइट, और टेंस के साथ साथ यहाँ में जो प्रोनाउन दिया गया है वो भी चेंज होगा। अगर यहाँ में एडवर्ब्स या तो कोई भी टाइम एडवर्ब का यूज किया गया है, तो जनरली वो भी चेंज होता है। ओके, एज ऑफ नाउ आपको यहाँ में ये भी ध्यान देना है कि यहाँ में किस टाइप का वर्ब्स है। तो ये कई सारा रूल्स होता है अलग अलग, आप उसको पहले डिटेल में गो थ्रू कर लीजिएगा। आप कोई भी दूसरा कोचिंग में कर रहा है या तो लाइक ऐसा ही है ना, आप पढ़ाई भी कर रहा है, तो आपका पहले इसको बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी के लिए आपको जो फॉर्मूला होता है, जो टेक्निक होता है इसको सोल्व करने का, उसका अकॉर्डिंगली हम लोग जाएगा। ऑलराइट, तो ये वाला सेंटेंस का टेंस क्या है, हमको सबसे पहले इसको पहचानना है। तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, ये वाला टेंस है आपका प्रेजेंट। सो सॉरी, गलती लिख दिया, लेट मी। ओके, सो प्रेजेंट यहाँ पे होना चाहिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपको फॉर्मूला में आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई भी डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, तो आपको हमेशा क्या में चेंज करना होता है, दैट विल बी पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसका हिसाब से इसको याद रखते हुए हम लोग देखते हैं ही सेड। ही सेड का ठीक है, ही सेड। अब पंक्चुएशन का जो ये कॉमा और कोटेशन मार्क है, उसके जगह में हमको कंजंक्शन से रिप्लेस करना होता है दैट। राइट, सो ये दैट तक ठीक है। अब ये आई कौन है, फर्स्ट पर्सन, और आपका रूल बताता है फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, ये हर जगह में लागू होता है, आपको ध्यान देना है। राइट, सो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन आई है, ये आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो यहाँ में ही रहेगा। ओके, आगे देखिए, रीड्स। अब ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी है और यहाँ पे डायरेक्टली एस आया है, यानी सॉरी एस फॉर्म आया है, तो ये गलत हो जाता है। अब हमको ये नहीं देखना है। तो दूसरा देखिए, ही, ठीक है, ही सेड का ही सेड, पंक्चुएशन में आ गया दैट, ये भी सही है। सब्जेक्ट आई है, तो ही ने बोला था खुद को, ही तो खुद को आई ही बोलेगा ना, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ये ही नहीं बोला है, सो दैट इज वाई ही रहेगा।
अब ही के लिए पास्ट में एम का जगह में आएगा, जो एम है इस एम आर का जगह में क्या आएगा, वॉस। तो ही वॉस आईएनजी, ठीक है, रीडिंग क्या पढ़ रहा था, अ बुक। तो ये बिल्कुल सही है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये गंदा हो गया इसको, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे सही वाला यानी अप्रोप्रिएट वाला आंसर जो क्या मिल गया आपको, ऑप्शन बी। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए आपको दूसरा कंसेप्ट लॉजिक ज्यादा नहीं लगाना है, बस जो रूल्स है बस उसको फॉलो करना है, ओके। एंड नरेशन और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो होता है, वहां पे रूल्स ही काम करता है। जो फॉर्मूला है उसका अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फॉर्मूला को कैसे याद रखेगा, आप प्रैक्टिस कर करके, ओके। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमेशा याद रखना पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था, आई प्लस इस एम आर प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। तो सही आंसर ये हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच का चेंजेस कैसे होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब आगे वाला क्वेश्चन में आप देखिए, नेक्स्ट में आपको देखने मिलेगा, ये भी डायरेक्ट में पूछा गया है। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इनडायरेक्ट में। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच का जो ये सेंटेंस है, आई विल विजिट द म्यूजियम टुमारो, यानी कि आपको यहाँ पे पहचानना है ये कौन सा टेंस में। तो विल प्लस बेस फॉर्म आया है, तो ये टेंस है आपका सिंपल फ्यूचर। इसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। आप जैसा भी बोलो, बस इसका फंक्शन आपको याद होना चाहिए। एंड देन सिंपल फ्यूचर आप यहाँ पे आया है, तो फ्यूचर में एक चीज आपको याद रखना है, हमेशा क्या लगा रहता है, विल। और विल को आपको बस चेंज करना होता है एक ही जगह में, वो हो जाता है आपका वर्ड, ओके। तो याद रखना विल क्या बन जाएगा, वर्ड। बाकी का जितना भी है आगे का वर्ब से वो सबको आप चेंज नहीं करेंगे, ओके, एज इट इज रहेगा। एज ऑफ नाउ आप यहाँ पे ध्यान देता है, चलिए। ही सेड दैट ही विल विजिट, ये नहीं होगा। ही सेड दैट, ही सेड के बाद में जो ये हमारा यहाँ पे जो ये कोटेशन है ना, सॉरी पंक्चुएशन है ना, कोमा और कोटेशन मार्क्स, इसका जगह में रिप्लेस कंजंक्शन से होगा और वो होता है दैट। अब ये ही, जो ही सेड है, आई जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, तो ये तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ने ही बोला है खुद से, तो इसीलिए क्या होगा, ये खुद ही है। तो ही विल का जगह में क्या आएगा, देखिए वर्ड विजिट द म्यूजियम। एंड देन आपको ये भी याद रखना है, देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था, जो एडवर्ब्स या तो टाइम एडवर्ब्स होता है, जैसे यहाँ में टाइम एडवर्ब दिया गया है टुमारो। टुमारो आपका क्या में चेंज हो गया, द फॉलोइंग डे। आप इसको चाहे तो द नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, क्योंकि टुमारो को हम लोग दो तरीका से चेंज कर सकते हैं, एक होता है द फॉलोइंग डे या तो द नेक्स्ट डे, ओके। इसको आप अच्छी तरीका से याद कीजिएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे भी मिल गया है। फ्यूचर में आपको क्या याद रखना है, विल का जगह में हमेशा वुड होगा। एंड देन एडवर्ब आएगा तो इस तरीका से चेंज होगा। अब देखिए एडवर्ब का भी एक अलग ही टेबल होता है, जैसे मैं आपको यहाँ में एक दो का एग्जांपल देने का कोशिश करूंगा। इस तरफ में देखिए डायरेक्ट हो गया, इस तरफ में हो गया आपका इनडायरेक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे होता है टुडे। अगर मान लीजिए इस तरीका से आपका डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे टुडे करके आता है, राइट, तो आपको इनडायरेक्ट में बना देना है उसको दैट डे, यानी कि ऑप्शन में जहां पे दैट डे का सही यूज किया गया है उसको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही अगर आप बोलते हो यस्टरडे, ठीक है, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे करके आ गया, तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है, देखना है मतलब ध्यान से कि उसमें ये होगा कि नहीं, द प्रीवियस डे, ओके। लास्ट डे भी बोलता है बट जनरली प्रीवियस डे ज्यादा यूज किया जाता है। एंड देन टुमारो का तो मैंने यहाँ पे बोल ही दिया, नेक्स्ट डे हो सकता है या तो द फॉलोइंग डे। ऐसे ही अगर समय का हिसाब से नाउ बोला गया, तो इनडायरेक्ट में आपको बोलना पड़ेगा देन। ऐसे ही कई सारा होता है, आपको आगे में और ज्यादा रूल्स को ध्यान देना है, तो आप रूल्स को अच्छा से याद रख लीजिए, याद कीजिएगा, क्योंकि ये ही आपको काम आएगा जब भी सोल्व करेगा आप क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए विद दैट लेट्स गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है। अब 3 में देखिए पूछा गया है, चूज द अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम, डायरेक्ट में जो दिया गया है उससे, यानी आर यू कमिंग टू द पार्टी सी आस्क्ड, है ना। यहाँ पे आपको पूछा गया है, क्या पूछा है कि क्या आप पार्टी में आ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे देखिए या तो आपको आस्क्ड करके दिया गया है, अदरवाइज जब भी आपका नॉर्मल सेंटेंस क्वेश्चन होता है ज्यादातर वहां पे सेड या तो क्या होगा, सेड टू, ठीक है। क्योंकि आपने ये पहले भी क्वेश्चन सोल्व कर चुका है या तो क्वेश्चन देखा है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छा से मालूम होगा।
तो जब भी आपको ध्यान देना है, सेड या तो सेड टू करके आएगा डायरेक्ट स्पीच में। इंटरोगेटिव का केस में तो आपको इस तरह पे लिख देना है आस्क्ड। ओके। या तो अगर आस्क्ड नहीं होगा तो वो ऑप्शन में देखिए जहां में ये लिखा होगा कि आस्क्ड होगा या तो इंक्वायर्ड। ओके। या तो होगा वहां पे क्वेश्चन। ये तीनों में से एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंटली आस्क्ड का होना जरूरी है। ओके। तो आई होप यहाँ पे आपका ये चीज क्लियर हो गया है। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड या तो सेड टू होगा तो वो इनडायरेक्ट में हमेशा आस्क्ड, इंक्वायर्ड या तो क्वेश्चन में बदल जाता है। ओके। एंड देन यहाँ में जो भी पंक्चुएशन है इसके बीच में, जैसे कि ये कोटेशन मार्क है, इसका जगह में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, यानी कि कॉमा और ये कोटेशन मार्क्स के जगह में हम यूज करेंगे इफ या तो वेदर। ठीक है। इफ या तो वेदर। अब इसमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है। जनरली हम इफ और वेदर को इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन में, बट जैसे ही ऑप्शंस आ जाता है, अगर वहां पे ऑप्शंस यूज किया गया हो, ऑप्शंस मतलब अगर और का यूज किया गया हो, और कब यूज होता है ऑप्शन होने से, वेदर दिस और दैट, अगर सेंटेंस में इस तरीका का कुछ स्ट्रक्चर होगा तो हमेशा याद रखना इफ का यूज नहीं होगा। जब भी बात करता है वेदर तो मतलब और होगा तभी वेदर आएगा। ठीक है। लेकिन बिना और का होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो इफ और वेदर दोनों का ही यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है। ओके। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन मतलब इसे मार, वास, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, या तो कोई भी मॉडल से क्वेश्चन बनता है उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस। ठीक है। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो होता है जहां पे डब्ल्यू एच वर्ड्स यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर ना, अगर इन सब से क्वेश्चन बनता है तो आपको कोई भी कंजंक्शन एक्स्ट्रा से ऐड करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही एक कंजंक्शन का जैसा काम करता है। राइट। सो विद दैट आप क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करते हैं। आर यू कमिंग टू द पार्टी, मानता है यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि ये किस टेंस पे है। फिर से तो ये टेंस है आपका, तो यू प्लस आर प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको ये चीज को कभी भूलना नहीं है। ठीक है। सबसे पहले आपको टेंस में ही ध्यान देना है, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा टेंस वाइज ही जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम क्या में चेंज करते हैं, थोड़ा पहले मैंने आपको बताया था, वो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है। तो जब भी आप बात करते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो हमेशा चेंज होगा इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट। सो अब हम देखते हैं आंसर की ओर, यानी कि इनडायरेक्ट। सी आस्क्ड इफ आई कम टू द पार्टी, बिल्कुल नहीं है। सी आस्क्ड इफ यू कम, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो आगे लिखा है सी आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पे सी आस्क्ड, सी ने पूछा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको आइडिया नहीं होता है कि ये यू कैसे आ गया, है ना। तो यू का जगह पे फिर आई कैसे आ गया, राइट। तो यहाँ पे जो यू होता है किसी भी सेंटेंस में, डायरेक्ट का अगर यू होता है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ओके। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच सी, और ऑब्जेक्ट होगा इस तरफ में। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं। तो आपको करना क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो आपको एज्यूम करना है टू मी। राइट। अदरवाइज ये आपको कैसे पता कि उसने क्या बोला था या तो क्या पूछा था आपको, है ना। सो दैट इज वाई ऐसा माना जाता है कि यहाँ में आपको एज्यूम करना पड़ता है टू मी। अब देखिए मी का, क्योंकि आपको तो ये नया सेंटेंस शुरू करना है ना, यहाँ देखिए इफ, क्योंकि कंजंक्शन सेंटेंस ज्वाइन कर रहा है, ये एक हो गया, ये एक हो गया। हमेशा नरेशन में दो सेंटेंस ज्वाइन किया जाता है, राइट, या तो दो से ज्यादा भी होता है कभी कभी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, हमेशा दो होता है। तो दो सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए यूज किया गया कंजंक्शन। अब ये नया सेंटेंस का शुरुआत मतलब क्या है, आपको सब्जेक्ट चाहिए। तो मी का जगह में अब अभी आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बिठाना है, यानी कि मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है प्रोनाउन में, आई। तो ये रूल आपको याद रखना होता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे यू का क्या बन गया, आई, क्योंकि ये आपसे ही पूछा गया था, है ना, किसने, सी ने। इसीलिए सी आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग टू द पार्टी। तो आपका आंसर ये हो जाता है। और एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है, देखिए डायरेक्ट स्पीच में कोई भी इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है तो वो इनडायरेक्ट में हमेशा अफर्मेटिव बन जाता है। देखिए क्वेश्चन मार्क से क्या में चेंज हो गया, फुल स्टॉप में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए नरेशन में यही तो एक चीज इंटरेस्टिंग है कि छोटा छोटा रूल्स बहुत ज्यादा होता है, तो कई बार हमारे लिए चैलेंजिंग भी होता है, बट वंस यू गेट यूज टू इट, तो आप क्या हो जाता है इसके साथ में काफी कंफर्टेबल हो जाता है। एंड आप देखते ही पहचान जाते हो कि हाँ यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, यहाँ पे क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, है ना।
ये आपका तभी होगा जब आप इसको थोड़ा सा रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे। ओके, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, डायरेक्ट स्पीच में दिया है यहाँ भी, प्लीज क्लोज द विंडो। ओके, प्लीज क्लोज द विंडो। तो जब भी हम बात करते हैं प्लीज क्लोज द विंडो इस टाइप का सेंटेंस, तो ये क्या है आपका, ये होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब हम लोगों ने क्वेश्चन टैग सोल्व किया था, राइट। तो इंपेरेटिव के अंदर में किस टाइप का सेंटेंस होता है, जब भी किसी सेंटेंस में कुछ कंटेक्स्ट होता है उसके ऊपर में या तो उसका बेसिस पे बनाया गया हो। जैसे अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, राइट, या तो किसी के ऊपर कमांड कर रहे हो, सुनो, और या तो रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को, है ना, या तो आप एडवाइस दे रहे हो। ठीक है, तो उस टाइप का सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आप यहाँ पे प्लीज क्लोज द विंडो, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो। ओके, तो जब भी रिक्वेस्ट किया जाता है, आप नरेशन में बहुत ही आसान है, कैसे देखिए, यहाँ पे बोला गया कि प्लीज क्लोज द विंडो सी साइड। आप सी साइड को आप आगे लेके आओगे, क्योंकि डायरेक्ट में इसको इस तरफ भी बिठाया जा सकता है, आगे भी बिठाया जा सकता है। सो इस तरफ भी सही, तो इस तरफ यहाँ पे देखिए आंसर में आपका, सी रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो, सी रिक्वेस्टेड हिम, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम हिम नहीं लगा सकते हैं। तो आपका सही आंसर जो है ना, ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी साइड का जगह में क्या आ गया, यहाँ पे आपको ये रूल भी मैं बता देता हूँ। इंपेरेटिव का केस में जब भी आपका सेड या तो सेड टू होके आएगा, ओके, आपको हमेशा याद रखना है। अगर ऑर्डर दिया है तो सिंपली लिखना है ऑर्डर्ड। ओके, रिक्वेस्ट किया गया है तो आपको लिखना होता है रिक्वेस्टेड। तो आगे इसी तरीके से लाइकवाइज, एडवाइस दिया है तो एडवाइस्ड, सजेस्ट किया है तो सजेस्टेड, है ना, ऐसे करके आपको कंटेक्चुअली देख के बनाना होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए, सी का साथ में क्या है, ये रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि प्लीज बोला गया है ना, तो सी रिक्वेस्टेड। आपको करना क्या होता है, सिंपली कंजंक्शन टू का यूज करना है, और जो यहाँ पे सेंटेंस यूज किया गया है उसी को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, राइट। तो अगर यहाँ में ऑर्डर दिया गया होता तो सी ऑर्डर टू क्लोज द विंडो, अगर ये एडवाइस दिया गया होता तो सी एडवाइस टू क्लोज द विंडो। ठीक है, इस तरीका से। लेकिन आपको यहाँ में एक चीज ये भी ध्यान देना है, अगर नेगेटिव में आया, तो मैं अगर आपको एग्जांपल में बोलता हूँ, जैसे कि ही सेड, ओके, ही सेड डू नॉट स्मोक। ठीक है, उसने एडवाइस किया कि यहाँ पे मतलब स्मोक मत करो, है ना, उसने एडवाइस किया। तो मान लीजिए ये है क्या, हमारा नेगेटिव में है, एडवाइस तो है बट नेगेटिव में है, राइट, क्योंकि नॉट का यूज किया गया है, बट मीनिंग नेगेटिव नहीं है। ओके, तो बोला तो पॉजिटिव है क्योंकि स्मोक नहीं करना है, लेकिन स्ट्रक्चर नेगेटिव है, राइट। तो ऐसा केस में आप देखिए, ये एडवाइस किया गया है, तो हम एडवाइस का हिसाब से सी सेड का जगह में क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के जगह में यहाँ पे देखिए, वहां पे हम लिख सकते हैं ही एडवाइस्ड। ओके, और एक चीज ये भी याद रखिए, जब भी एडवाइस में एस लगता है तो वो एक्शन वर्ब होता है, और जब भी सी लगता है तो वो होता है आपका नाउन। ओके, यहाँ पे मैंने सी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसके बारे में बात हो रहा है, इसका मीनिंग का बारे में बात हो रही है, दैट इज वाई सी लगा हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए एस लगा है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्शन में हो रहा है, क्योंकि उसने एडवाइस किया, राइट, एक्शन में किया। सो ही एडवाइस, आपको यहाँ में बीच में जनरली हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं, बट अब यहाँ पे नोट आया है, तो जैसे ही नोट आता है आपको करना क्या है, यू सिंपली नोट को पहले लिखना है। ठीक है, आप एडवाइस्ड नोट, फिर लगेगा टू, तो यहाँ में आपका वर्ब क्या है, स्मोक, इस तरीके से। सो ही एडवाइस नॉट टू स्मोक। आपका नेगेटिव अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है तो नॉट को पहले लेके आइए, अगर नॉट नहीं है सेंटेंस में तो सिंपली टू लगाइए, एंड देन जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट में पूछा गया है, वो जो ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट, चाहे जो भी हो, क्वेश्चन में जो सेंटेंस यूज किया गया है उसी को आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, आई होप आगे जाके आप इसको अच्छी तरीके से और भी बेटर तरीके से सोल्व कर पाओगे। ओके, सो एज ऑफ नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट, यानी कि आज का फाइनल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप जैसे देख पा रहे हो, चूज द करेक्ट, सॉरी, चूज द एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म, यानी कि जो यहाँ में ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए, वहां से सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच आपको चूज करना है, राइट।
सो क्वेश्चन है आपका, एलास आई मिस्ड द ट्रेन ही लेमेंटेड। लेमेंटेड मतलब दुख होना, दुख में रोना, राइट, या तो उदास होना। ओके, तो यहाँ पे एलास बोला गया है, तो इसी से हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये दुख भरी बात, यानी कि इसे हम कहते हैं दुख का बात हो रहा है। और ये एक दूसरा निशानी है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जैसे ही यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो आपको इसका सेंटेंस का टाइप की पहचानना है। ओके, ये सेंटेंस का टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये होगा आपका एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर में हम जनरली क्या बात करते हैं? सरप्राइज का, ठीक है, जॉय का यानी खुशी का, दुख का, सोरो का, या तो एंगर, गुस्सा, है ना, या तो शौक लगना, झटका लगना। तो कई सारा जितना भी इमोशनल सिचुएशंस होता है और इमोशनली जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं, उस टाइप का सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस में थोड़ा बहुत शायद बता चुका हूँ, राइट। तो उस चीज को आप दोबारा जाके उस वीडियो का एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, अभी के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी हम बात करते हैं इमोशनल स्टेट के लिए, तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो सी, एलास बोला गया है, तो एलास का एक्सप्रेशन तभी किया जाता है जब हम बहुत ज्यादा दुख में रहते हैं। ठीक है, तो ये दुख में है। तो देखिए, यहाँ पे लेमेंटेड यानी कि दुख के लिए यूज किया गया है। ठीक है, सो ही लेमेंटेड दैट ही हैड मिस्ड द ट्रेन। ओके, दूसरा है यार, ही लेमेंटेड एलास। हम इनडायरेक्ट पे कभी भी ये एक्सप्रेशन का यूज नहीं करते एलास, तो ये दोनों बिल्कुल भी नहीं है। ही लेमेंटेड दैट ही मिस्ड द ट्रेन, एलास, यहाँ पे भी एलास है ना। तो बेसिकली आपका सेंटेंस सबसे ज्यादा क्या सही होगा? ही लेमेंटेड दैट, है ना। आप इसका जगह पे आप ऐसा भी बोल सकते हो, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, इसके जगह पे, लेमेंटेड के जगह पे आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं इसे ऐसा करता हूं, जैसे ही exclaimed, okay, exclaimed with sorrow, यानी दुख में उसने एक्सक्लेम किया दैट। अब आपको यह भी ध्यान देना है, यहां में टेंस यूज किया गया, राइट। तो टेंस जब भी यूज किया जाता है, तो जैसे कि आई मिस द ट्रेन, आई मिस द ट्रेन कौन सा टेंस में है? ये है आपका सिंपल पास्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म है, दैट इज वाई सिंपल पास्ट टेंस। और ये चीज आप हमेशा भूलना नहीं है, सिंपल पास्ट चेंज होता है इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला फिर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, या में देखिए सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो आपका आंसर इसीलिए ए वाला सही है। तो देखिए, अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ही एक्सक्लेम दैट, एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही हैड, ही मिस्ड था ना, तो आपको सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो ही हैड मिस्ड, क्या मिस किया उसने? द ट्रेन। तो इस तरीका से आप ये वाला फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हो, ये वाला का भी यूज कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन डिपेंड करेगा एग्जाम में किस टाइप से पूछा गया है। आपको ऑप्शन में लेमेंटेड के साथ दिया है, या तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो के साथ में दिया है, ये भी आपको ध्यान देना है। ऑलराइट, सो आई होप आपका नरेशन में थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका समझ में आया होगा, राइट। एंड देन आपको ये क्वेश्चंस जो सेशन से अगर आपको अच्छा लगता है, so please do not forget to follow and then शेयर कर दीजिएगा, सो दैट आगे और भी ज्यादा लोगों के पास ये रीच हो जाए, ये सुनो, सो दैट उनका भी हेल्प हो जाएगा, एंड देन मेरे लिए भी अच्छा होगा। ओके, एंड जाने से पहले एज ऑलवेज आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहूंगा। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिफाई द एक्यूरेट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा वाला सही वाला ऑप्शन है, उसको आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन में दिया है, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, ही सेड। ऑप्शन में है, he wished, may your dreams come true. He prayed that, may your dreams come true. He said that your dreams may come true. And दूसरा में लिखा है, he wished that my dreams might come true. Okay? तो ये है आपका चारों ऑप्शन। नाउ आपको यहाँ में ध्यान देना है, हम करते क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हम मॉडल के साथ बनाते हैं जनरली। जब भी बात होता है विश करने का या तो किसी के लिए प्रे करने का, तो मे का हम मॉडल में आप अगर याद है, तो मे से क्या बन जाता है? माइट। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये आपके लिए हिंट है।
आप इसका हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई कीजिएगा एंड देन प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपका आंसर कौन सा वाला है। ओके, so thank you very much for watching, and as always, like I say, keep learning, keep improving. Bye bye.